कि द्वितीय पक्ष यानी कि डिफेंडेंट आप उसको कह सकते हैं, रिस्पोंडेंट आप उसको कह सकते हैं, अपोजिट पार्टी आप उसको कह सकते हैं, उसका एड्रेस कहां पर है। जब भी आपको कोर्ट में अपना केस फाइल करना होता है तो जो सवाल सबसे पहले आपको परेशान करता है वो ये करता है कि आपको किस इलाके के हिसाब से कोर्ट में केस दायर करना है। मतलब प्लेंटिफ जहां पर रहता है उसके एड्रेस के हिसाब से जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार देना है, या जहां पर डिफेंडेंट यानी कि द्वितीय पक्ष रहता है उस जगह के जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार के हिसाब से आपने जुरिस्डिक्शन बनानी है। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनकर के समझिएगा कि जब आप केस फाइल करेंगे तो जुरिस्डिक्शन आपने कहां का बनाना होगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेन सवाल की ओर कि जब आपने कोई भी केस किसी भी कोर्ट में दायर करना है तो क्षेत्राधिकार आपने कहां का लेना है ताकि बाद में जब द्वितीय पक्ष उपस्थित हो तो वो आपत्ति ना करे और आपका केस डिसमिस होने से बच जाए, ठीक तरह से चल सके। इसके लिए जरूरी है कि पहले से ही क्षेत्राधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना कि कहां और कैसे केस दायर किया जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कोई भी केस अकेले एक पक्ष के लिए नहीं फाइल किया जा सकता। हमेशा कोई भी केस जब भी चलेगा तो दो पक्ष होंगे, एक पक्ष जिसने केस को फाइल किया और दूसरा वो पक्ष जिस पर वो केस फाइल किया गया। वो जो द्वितीय पक्ष है वो ज्यादा भी हो सकते हैं, इसी तरह से प्रथम पक्ष भी ज्यादा हो सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका ये जो केस है एक रिकवरी का केस है जिसमें अमाउंट है 2,50,000 रुपया। आपने 2,50,000 रुपए XYZ से लेने थे, आप हैं ABC। और कोर्ट में पहुंच करके जब उसने केस फाइल करना है तो पहले तो उसका यही सवाल आएगा कि अब वो एड्रेस, क्योंकि ABC रहता है दिल्ली में और XYZ रहता है मुंबई में, तो अब वो इस केस को दिल्ली में फाइल करे या मुंबई में फाइल करे। अक्सर मैंने देखा है कि क्योंकि आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और आप अक्सर ये बात जानते हैं कि अगर वाइफ जब केस फाइल करती है तो अपने एड्रेस के हिसाब से जहां पर वो रहती है उस जुरिस्डिक्शन में वो केस फाइल कर दिया करती है, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई भी केस है किसी भी तरह का तो आपने हमेशा ये देखना है कि द्वितीय पक्ष यानी कि डिफेंडेंट आप उसको कह सकते हैं, रिस्पोंडेंट आप उसको कह सकते हैं, अपोजिट पार्टी आप उसको कह सकते हैं, उसका एड्रेस कहां पर है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि XYZ मुंबई में रहता है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मुंबई में सिर्फ एक ही कोर्ट होगा। मुंबई में बहुत सारे कोर्ट हो सकते हैं, वहां पर भी फिर देखा जाएगा कि मुंबई में वो किस जगह पर रहता है। मान लेते हैं कि वो थाने में रहता है और थाने फॉल करता है सो एंड सो कोर्ट के अंदर, तो आपने क्या करना है, जो जुरिस्डिक्शन बनाना है वो आपने ये बनाना है कि क्योंकि ABC का बिजनेस यहां पर है और XYZ का बिजनेस यहां पर है, तो इसीलिए क्षेत्राधिकार के हिसाब से XYZ के प्लेस के हिसाब से, प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपने जुरिस्डिक्शन बना दिया। तो यहां एक और सवाल आता है कि क्या सिर्फ प्लेस ऑफ डिफेंडेंट पर ही जुरिस्डिक्शन बनाया जा सकता है या जुरिस्डिक्शन कहीं और भी बनाया जा सकता है। देखिए, शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि जो प्लेंटिफ साइड है या पिटिशनर साइड है वहां पर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा, जुरिस्डिक्शन बनेगा आपके डिफेंडेंट साइड पर। लेकिन यहां पर एक और छुपी हुई बात है जिसका आपने ध्यान रखना है। अगर कॉज ऑफ एक्शन यानी कि जिस जगह पर लेन देन हुआ या उसका कोई भी
ऑफिस हो सकता है, वो ऑफिस किसी और अलग जगह पर है। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, एबीसी दिल्ली में रोहिणी में रहता है, लेकिन इनका जो डिफेंडेंट है उसका एक और ऑफिस चांदनी चौक में है। अब वो चांदनी चौक के ऑफिस में जब एबीसी गया था, वहां पर इन लोगों के आपस में ट्रांजैक्शंस हुई थी, वहीं पर इनका पैसे का लेन देन होता है या इनका चेक का आदान प्रदान होता है। यानी कि आपने कॉज ऑफ एक्शन दिखा दिया यहां पर चांदनी चौक इलाके में, और क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन के हिसाब से डिफेंडेंट का एड्रेस नहीं है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप कॉज ऑफ एक्शन में चांदनी चौक की सारी घटना का वर्णन करते हुए आप अपना केस फाइल कर सकते हैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर भी। तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि आपको बार बार मुंबई नहीं जाना है, बार बार आपको परेशानी नहीं होगी, आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, सारी चीजें बचेंगी, और आप कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से आपका केस 30 हजारी कोर्ट यानी कि दिल्ली की दिल्ली में ही चलेगा। और ये केस कोई भी ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन लगा दी और कॉज ऑफ एक्शन नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है कहते हुए डिफेंडेंट ये भी नहीं कह पाएगा कि यहां केस नहीं चलेगा। और यहां पर बल्कि परेशानी आने वाली है डिफेंडेंट को, क्योंकि वो डिफेंडेंट आएगा बार बार मुंबई से दिल्ली में, और आप यहां पर आराम से दिल्ली के दिल्ली में रहते हुए अपना केस लड़ पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि जब भी आप अपना केस फाइल करते हैं कोई भी, तो आपको जो कहें कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो देखना होता है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। पहला, जहां पर डिफेंडेंट का एड्रेस है, और दूसरा जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। सिर्फ इन्हीं 2 जगहों पर आपका केस फाइल हो सकता है। गलती से भी आप अपने एड्रेस के हिसाब से कॉज ऑफ एक्शन दिखाते हुए केस फाइल ना कीजिएगा, वरना आपका केस नहीं चलेगा बल्कि डिसमिस हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।